किस्मत का खेल ही निराला है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और इंडिया तो हमेशा से ही ग्रेटनेस के लिए बना है। सोचो जरा, लगभग 2500 सालों तक ब्रिटिश रूल शुरू होने से पहले इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक था और अकेला ही दुनिया का 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। जी हां, 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तब हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल थे। ग्लोबल जीडीपी का सिर्फ 4% बचा था। लगभग 2 सदियों तक ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे देश को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये लूट लगभग $45 ट्रिलियन की थी। हाँ, मैं तो इसे लूट ही कहूंगा, क्योंकि 25% जीडीपी टू 4% जीडीपी का सफर केवल 200 सालों में और क्या हो सकता है। 45 ट्रिलियन का मतलब जानते हैं आप लोग? ये लगभग इंडिया की आज की जीडीपी का 10 गुना है। इतनी बड़ी मार से उभरने में 78 इयर्स लगे। ये दिखाता है कि ब्रिटिश लूट ने हमें कितना पीछे ढकेल दिया था। लेकिन फिर हमने क्या किया? जिसे कहते हैं, अच्छे खिलाड़ी को ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि गिरने के बाद एक दिन वो भी ताकत से ऊपर खड़ा होता है। इंडिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे एक स्प्रिंग को अब जोर से दबाओ, जितना जोर से दबेगा उतना ही ताकत से वो वापस उछलता है। सिर्फ 78 इयर्स में इंडिया ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया है और दुनिया के चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। हम एक ऐसे ताकत बन चुके हैं जो अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं, नंबर्स भी गवाह है। पॉवर्टी रेट जो 1951 में 70% थी, आज सिर्फ 16% के आसपास है और 2030 तक तो और भी कम होने की उम्मीद है। लिटरेसी रेट जो इंडिपेंडेंस के समय लो टीन्स में था, आज 80% से ऊपर पहुंच गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सिर्फ 30 साल की थी, आज बढ़कर लगभग 72 इयर्स हो चुकी है। यानी जिंदगी का सफर 2 गुना से भी लंबा। पर कैपिटा इनकम भी कमाल का सफर तय कर चुका है। 1951 में सिर्फ ₹285 से बढ़कर आज 2.3 लाख रुपीस तक पहुंच गया है। लेकिन ये सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। 1947 के बाद आजादी के पहले कदम के साथ ही महात्मा गांधी जी की हत्याकांड का झटका लगा। फिर आया जंग पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और कारगिल में, जहां हमारी हिम्मत का असली परीक्षा हुई। कभी रिसेशन ने हिला दिया, कभी रुपी डीवैल्यू हुआ, कभी क्रूड ऑयल का दाम आसमान छूने लगा। एशियन क्राइसिस से लेकर 2008 ग्लोबल मेल्टडाउन तक मार्केट्स को बड़े झटके लगे। कुदरत ने भी कभी हमें हिला कर रख दिया। 2004 का सुनामी जैसे डिजास्टर्स, अर्थक्वेक का फ्लड्स और टेररिस्ट अटैक के बारे में सोचकर हम डर ही जाते हैं। बॉम्बे राइट से लेकर पार्लियामेंट अटैक तक, मुंबई अटैक से गुजरात के दंगे तक, एक बड़ा काला धब्बा रह गया है हमारे नेशन की जर्नी में। और जब लगा सब ठीक हो रहा है तो पैंडेमिक्स, सूरत प्लेग से लेकर कोविड-19 तक जिंदगी को एकदम रोक दिया। हर बार प्रेशर बढ़ता गया और हर बार स्प्रिंग और ज्यादा दबता गया। लेकिन हर बार इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई है, वापस उछलकर और तेज और मजबूत बनकर। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमीज है और रफ्तार ऐसी है कि 2027 तक तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। आज इंडिया सिर्फ एक उभरता हुआ देश का सपना नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, जिसका जीडीपी लगभग $4.5 ट्रिलियन के आसपास है और ग्रोथ का मोमेंटम इतना तेज है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, सिर्फ यूएस और चाइना से पीछे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया अब एक गोल्डन एज के दरवाजे पर खड़ा है, एक जवान और एम्बिशन वर्कफोर्स जो नए आइडियाज और एनर्जी से भरा हुआ है, एक तेज तरक्की करता हुआ मिडिल क्लास जिसका स्पेंडिंग पावर दिन ब दिन बढ़ रहा है,
और एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव से लेके मेट्रो तक सबको जोड़ रहा है। ये सब मिलकर इंडिया की अगली ग्रोथ कहानी का इंजन को फुल स्पीड पर चला रहे हैं। इंडिया के 145 करोड़ लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनाता है, लेकिन आज ये पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हमारी पॉपुलेशन की एवरेज एज सिर्फ 31 इयर्स है, मतलब हम दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है। जब 60% पॉपुलेशन जवान हो और वर्कफोर्स में शामिल हो तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड क्रिएट करता है, यानी ऐसा दौर जब काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों से जैसे बुजुर्ग और छोटे बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, और इसका सीधा असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ता है क्योंकि ज्यादा इनकम जनरेट होती है। दैट इज बिकॉज काम करने वाले लोग ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, ज्यादा सेविंग्स होती है। कम डिपेंडेंसी होने से हाउस होल्ड ज्यादा पैसे बचा पाता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग्स बैंक, बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगते हैं जो ग्रोथ को और तेज कर देती है। कंजम्पशन बढ़ता है, जब लोग ज्यादा कमाते हैं तो वो ज्यादा खर्चा भी करते हैं जो इकोनॉमिक को बूस्ट देता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा इनकम, ज्यादा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ज्यादा जॉब्स और ज्यादा ग्रोथ। सबसे बड़ी बात, ये डेमोग्राफिक एडवांटेज किसी और देश के पास इंडिया जितने लंबे समय तक नहीं रहेगा। हमारे पास ये गोल्डन विंडो 2050 तक खुली रहेगी, लेकिन ध्यान रहे ये मौका अपने आप फायदे में नहीं बदलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने युवा को कितनी अच्छी स्किल्स, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल को रियल परफॉर्मेंस में बदला जा सके। डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ इंडिया के पास आज एक और सबसे बड़ी एडवांटेज है, और वो है हमारी बढ़ती हुई मिडिल क्लास। इंडिया आज एक मिडिल क्लास लेड इकोनॉमी बन चुका है, और इस डेकेड को खत्म होते होते लगभग 80% हाउस होल्ड मिडिल इनकम कैटेगरीज में होंगे, जो आज के अंडर 50% से काफी ज्यादा है। और जब डेमोग्राफिक डिविडेंड और राइजिंग इनकम लेवल्स मिलते हैं तो एक ऐसा कंज्यूमर बूम इमिटेंट होता है। राइजिंग इनकम्स के साथ लोगों के खर्चे 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। खाना पीना, कपड़े, पर्सनल केयर, गैजेट, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग पर, और उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है, जैसे बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट पर भी लोग खर्चा करना शुरू करते हैं। इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे दिखता है, और ऐसा ही एक बूस्ट इंडिया के अगले कई दशकों तक दिखेगा। और जैसे जैसे वॉलेट्स खुलेंगे, हमारे डिजिटल बैकबोन उस खर्चे को और स्मूथ और लाइटनिंग फास्ट बना देगी। आज इंडिया के पास 85 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स है, और दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले स्मार्टफोन मार्केट्स में से भी हम एक है। ये स्केल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। सस्ता डेटा, डीपर इंटरनेट पेनिट्रेशन और तेज 5G रोल आउट का मतलब है शॉपिंग हो या एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन, सब कुछ बस एक टैप की दूरी पर है। इंडिया ने एक कनेक्टेड इकोनॉमी का सुपर हाईवे बना दिया है, जहां बढ़ती हुई कंजम्पशन अब सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन से तुरंत पूरा होता है, बिना रुकावट, बिना इंतजार के। 2015 से 2025 के बीच इंडिया का जीडीपी 2 गुना हो गया है। $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन असली जादू तो मार्केट्स में हुआ है। इसी दौरान इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.7 ट्रिलियन से बढ़कर $5.2 ट्रिलियन हो गया है, यानी 3 गुना बढ़ गया है। अब जब हर ग्रोथ लेवल, एक यंग और एम्बिशन वर्कफोर्स, बूमिंग मिडिल क्लास, राइजिंग इनकम और एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल बैकबोन एक साथ एक्टिवेट होने के लिए तैयार है, तो आगे का रनवे पहले से भी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। 2030 तक जब इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन जाएगा, हम जीडीपी में लगभग $3 ट्रिलियन एक्स्ट्रा ऐड कर पाएंगे। एंड इफ पास्ट ट्रेंड्स आर एनीथिंग टू गो बाय, तो सोचिए ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए क्या कर सकता है, और उनके लिए भी जो सफर का हिस्सा बनने का फैसला करते हैं।
इंडिया की कमबैक स्टोरी का अगला चैप्टर अभी लिखना बाकी है, बट मोर इंपॉर्टेंटली सवाल ये है कि आप बस देखेंगे या इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। विद दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.